नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मार्गदर्शक की तरह कैसे सोचें। अपने आप को एक बार फिर याद दिलाएं कि आपको सफलता के स्तर तक नहीं खींचा जा सकता। यह आपके बगल और नीचे के लोग हैं जो आपको धक्का देंगे। बड़े पैमाने पर सफलता के लिए दूसरों के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता होती है और इस समर्थन और सहयोग को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है। सफलता और नेतृत्व करने की क्षमता यानी उन चीजों को करने की क्षमता जो अन्य लोग बिना नेतृत्व के कभी नहीं करेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। पिछले अध्यायों में बताई गई सफलता की रणनीतियां आपके नेतृत्व कौशल को विकसित करने में मूल्यवान घटक हैं। अब हम 4 विशेष नेतृत्व नियमों या तरीकों में महारत हासिल करना चाहते हैं जिनके द्वारा लोग कार्यकारी स्वीट, व्यवसाय, सामाजिक क्लब, घर, हर जगह हमारे लिए काम करेंगे। नेतृत्व के ये 4 नियम या सिद्धांत हैं। 1. उन लोगों की तरह सोचें जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं। 2. इसके बारे में सोचें, काम को संभालने का मानवीय तरीका क्या है। 3. प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति पर विश्वास करें, आगे बढ़ें। 4. खुद से बात करने के लिए समय निकालें। इन नियमों का पालन करने से लाभ मिलेगा। इन्हें रोजमर्रा की स्थितियों में लागू करने से नेतृत्व के सुनहरे शब्द से पर्दा उठाना आसान हो जाएगा। आइए देखें कैसे। नेतृत्व नियम नंबर 1, आप उन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा सोचो, यदि आप दूसरों, दोस्तों, साझेदारों, ग्राहकों, कर्मचारियों को अपनी इच्छानुसार हेरफेर करना चाहते हैं, तो जादू की चाल उनके जैसा सोचना है। अगर हम इन दोनों मामलों का अध्ययन करें तो कारण समझ सकता हूं। टेड बी ने एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी के लिए टेलीविजन कॉपीराइटर और निदेशक के रूप में काम किया। एक बार जब उनकी एजेंसी को बच्चों के जूते बनाने वाली एक बड़ी डील मिली, तो टेड को उनके लिए कई टीवी विज्ञापन बनाने का काम सौंपा गया। विज्ञापन अभियान शुरू होने के 1 महीने बाद यह पाया गया कि विज्ञापन का खुदरा स्टोरों में उत्पाद की बिक्री बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चूंकि अधिकांश शहरों में विज्ञापन केवल टेलीविजन के माध्यम से किया जाता था, इसलिए टीवी विज्ञापनों पर विशेष ध्यान दिया गया। टेलीविजन दर्शकों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 4% दर्शकों ने सोचा कि विज्ञापन असाधारण रूप से अच्छा था। 4% ने कहा अब तक के सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक। शेष 96% ने या तो विज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या इसे अजीब पाया। मेरा बच्चों को टीवी पर विज्ञापन देखना पसंद है, लेकिन जब भी जूते के विज्ञापन आते हैं तो वे बाथरूम चले जाते हैं या फ्रिज से सामान निकालने के लिए उठ जाते हैं। सभी साक्षात्कारों का एक साथ विश्लेषण करने के बाद एक दिलचस्प बात सामने आई कि विज्ञापन पसंद करने वाले 4% की आय, शिक्षा, स्वाद और शौक, पसंद और नापसंद टेड की तरह थी। हालांकि शेष 96% पूरी तरह से अलग सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंधित हैं। टेड के विज्ञापनों की लागत लगभग $20,000 थी, लेकिन पूरा अभियान विफल रहा क्योंकि टेड ने केवल अपनी नापसंदों के बारे में सोचा। जब वह विज्ञापन बना रहे थे तो उन्होंने जूते खरीदने के बारे में लोगों की सोच को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचा। उन्होंने ऐसे विज्ञापन बनाए जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से आकर्षक लगे। उन्होंने ऐसे विज्ञापन नहीं बनाए जो लोगों को पसंद आए। यदि टेड ने अधिकांश लोगों की तरह सोचा होता तो उसने स्वयं से 2 प्रश्न पूछे होते। यदि मैं माता पिता होता तो कौन सा विज्ञापन मुझे अपने बच्चों के लिए जूते खरीदने के लिए प्रेरित करता? अगर मैं बच्चा या छोटा लड़का होता तो मुझे किस तरह का विज्ञापन इतना पसंद आता कि मैं अपने माता पिता के पास जाकर जूते मांगता? शायद परिणाम अलग होता। रिटेल में जॉन फेल क्यों? जॉन एक बुद्धिमान, सुशिक्षित, आकर्षक लड़की है जिसकी उम्र 24 वर्ष है। ताज़ा स्नातक जॉन एक मध्यम और कम कीमत वाले डिपार्टमेंट स्टोर में तैयार कपड़ों का खरीदार है। असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। उनके अनुशंसा पत्र की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की गई।
जॉन महत्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली और प्रेरित है। यह एक पत्र में लिखा गया था और वह निश्चित रूप से जीवन में बड़ी सफलता हासिल करेगा। लेकिन जॉन को वह बड़ी सफलता नहीं मिली। केवल 8 महीने के काम के बाद जॉन ने सेल्स की नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं उसके ऊपर वाले व्यक्ति को अच्छी तरह जानता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि जॉन की असफलता का कारण क्या है। जोआन एक बहुत अच्छी लड़की है, काफी गुणी लड़की है, उन्होंने कहा, लेकिन एक गलती थी। वह क्या है? मैंने सवाल पूछा। जॉन ने हमेशा अपनी पसंद की चीजें खरीदी जो हमारे ग्राहकों को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वह हमेशा उन उत्पादों की शैली, रंग, कपड़े और कीमत चुनते थे जो उन्हें पसंद थे, यहाँ बाजार में आने वाले लोगों की प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना। वह इस तरह की चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। वह कहते, ओह, आप देखेंगे कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सब कुछ बिक जाएगा। जॉन एक संपन्न परिवार में पले बढ़े। उन्हें सिखाया गया था कि चीजों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कीमत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार उन कपड़ों के बारे में नहीं सोचता था जो जॉन चाहते थे। तो क्या हुआ? उसने जो खरीदा वह पूरी तरह अनुचित होगा। मुद्दा यह है, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके अनुसार काम करें, तो उन्हें उनके दृष्टिकोण से देखें। दूसरों की तरह सोचने से उन पर प्रभाव डालना भी आसान हो जाएगा। मेरा एक सफल सेल्समैन मित्र कहा कि प्रेजेंटेशन पेश करने से पहले विस्तार से विचार कर लें कि संभावित खरीदार की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। यदि आप एक खरीदार की तरह सोच सकते हैं, तो वक्ता का भाषण अधिक रोचक और शक्तिशाली हो जाता है। एक पर्यवेक्षक अधिक स्वीकार्य और प्रभावी निर्देश दे सकता है यदि वह एक नियोक्ता की तरह सोचता है। एक युवा क्रेडिट कार्यकारी ने इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को खूबसूरती से समझाया। जब मैंने इस स्टोर, एक मध्यम आकार के कपड़े की दुकान में सहायक क्रेडिट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया, तो मुझे संग्रह पत्राचार सौंपा गया था। स्टोर द्वारा भेजे गए पत्रों से मैं निराश हो गया था। सभी कठोर, अपमानजनक और यहाँ तक कि धमकी भरे पत्र भी। आगे पढ़ें। मैंने सोचा, अगर किसी ने मुझे ऐसा पत्र दिया होता तो मैं पागल हो जाता। मैं वैसे भी पैसे नहीं दूंगा। इसलिए मैंने अपनी कलम उठाई और एक पत्र लिखने के लिए बैठ गया कि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं खुशी खुशी अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। और यह काम कर गया। उन लोगों की तरह सोचने से जिनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ, रिकॉर्ड मात्रा में धन जुटाया गया। राजनीति में आने वाले कितने ही लोग चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वे मतदाताओं के मन को समझना नहीं चाहते। राज्य पद के लिए दौड़ रहा एक राजनेता अपने प्रतिद्वंद्वी के समान ही योग्य होने के बावजूद केवल एक कारण से बुरी तरह हार गया। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे केवल कुछ मतदाता ही समझ पाए, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी ने मतदाताओं के हित को समझा। उन्होंने किसानों से बात करते हुए उन्हीं की भाषा में बात की। कारखाने के मजदूर, उन्होंने उनसे उनकी परिचित भाषा में बात की। फिर जब टीवी पर आए तो श्री चिरचेना ने किसी कॉलेज के प्रोफेसर की भाषा में नहीं बल्कि आम वोटर की भाषा में बात की। ये प्रश्न हमेशा याद रखें, अगर मैं किसी और की जगह होता तो क्या करता? ये सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। अंगूठे का एक अच्छा नियम यह है कि हम किसी भी स्थिति में उन लोगों के हितों, पसंद और नापसंद को ध्यान में रखें जिन्हें हम प्रभावित करना चाहते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने एक ऐसे फ्यूज का आविष्कार किया जो कभी नहीं पिघलेगा। निर्माता ने उत्पाद को $1.25 में बेचने का फैसला किया और उत्पाद के विपणन के लिए एक विज्ञापन एजेंसी को काम पर रखा। इस बार मिस्टर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, जिन्हें विज्ञापन की जिम्मेदारी दी गई थी, वे तुरंत बहुत उत्साहित हो गए। उनकी योजना टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में उत्पाद का प्रचार करने की थी। उन्होंने कहा, मैं यही चाहता हूं। पहले साल में 10 करोड़ की बिक्री होगी। लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें चेतावनी दी कि फ्यूज एक लोकप्रिय उत्पाद नहीं थे। जब लोग फ्यूज खरीदते थे तो वे सस्ती चीजें खरीदते थे, कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं में विज्ञापन न दें। उनकी सलाह को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया जिसे केवल 6 सप्ताह के बाद निराशाजनक परिणामों के साथ रद्द करना पड़ा। समस्या ये थी, विज्ञापन कार्यकारी सज्जन महंगे होते हैं।
फ्यूस्टर ने यह आकलन $75,000 आय वर्ग के लोगों की नज़र से किया। बड़े बाजार यानी $19,000 से $15,000 प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। यदि सज्जन ने पूर्व के रुख को परखा होता तो शायद उच्च आय वर्ग के लिए विज्ञापन बनाना ही उचित समझा होता, लाभ होता। उन लोगों की तरह सोचें जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए अभ्यास सहायक हो सकते हैं। दूसरों की तरह सोचने का अभ्यास करें। परिस्थिति, सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वयं से पूछें। 1. कार्य करने हेतु निर्देश देना। क्या ये किसी बिल्कुल नए व्यक्ति को कार्य समझाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट था? 2. विज्ञापन लेखन। अगर मैं खरीदार होता तो इस तरह के विज्ञापन पर मेरी क्या प्रतिक्रिया होती? 3. फोन पर बात। अगर मैं दूसरी तरफ मेरी आवाज़ और व्यवहार सुन रहा होता तो मैं क्या सोचता? 4. उपहार। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनूंगा जो मेरे कहे अनुसार मुझसे बात करता है? दोनों बिल्कुल अलग हैं। 5. जैसा मैं आदेश देता हूँ। 6. बच्चों या छोटे बच्चों को अनुशासन में रखें। अगर मैं वह बच्चा होता उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे इस तरह अनुशासित होना कैसा लगता? 7. मेरा चेहरा। अगर मेरे वरिष्ठ मेरे जैसे कपड़े पहने तो मुझे कैसा लगेगा? 8. भाषण दे रहे हैं। श्रोता के माहौल और स्थिति, उसकी पसंद नापसंद को देखते हुए ऐसे भाषण या टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया होती है? 9. मेहमाननवाजी। यदि मैं अपना मेहमान होता तो मैं किस प्रकार का भोजन, संगीत और मनोरंजन पसंद करता? दूसरों की तरह सोचकर दिमाग को सक्रिय करें। 1. अन्य लोगों की स्थितियों पर विचार करें। खुद को उसकी जगह रखकर सोचिए। याद रखें कि उसकी पसंद नापसंद, बौद्धिक विचार, आय और परिवेश संभवतः आपसे बिल्कुल अलग हैं। 2. अब अपने आप से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होती? आप उससे जो भी उम्मीद करते हैं। 3. फिर वही करो जो तुम करते अगर तुम कोई और होते। नेतृत्व नियम संख्या 2. सोचो, कार्य करने का मानवीय, दयालु तरीका क्या है? नेतृत्व की स्थितियों में लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। एक तरीका है संप्रभु होना। ये संप्रभु सभी निर्णय दूसरों से परामर्श किए बिना अकेले ही लेता है। वह अपने अधीनस्थों की राय नहीं जानना चाहता, क्योंकि शायद उसके दिल में उसे डर है कि अधीनस्थ गलत बातें कर रहे हैं और परिणामस्वरूप वह अपना सम्मान खो देगा। ये एकाधिकार लंबे समय तक नहीं टिकते। कुछ समय तक कार्यकर्ताओं ने पाखंडी वफादारी दिखाई, लेकिन जल्द ही विरोध शुरू हो गया। सबसे अच्छे कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं, जो रह जाते हैं वे तानाशाह के खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। तो संस्था ठीक से काम नहीं कर पाती। परिणामस्वरूप शासक अपने वरिष्ठों के सामने असफल साबित हुआ। दूसरी नेतृत्व शैली ठंडी, यंत्रवत, नियामक कार्यकर्ता दृष्टिकोण है। ये चिकित्सक वस्तुतः नियम पुस्तिका के अनुसार कार्य करते हैं। वह ये नहीं समझता कि प्रत्येक नियम या विधि केवल सामान्य मामलों के लिए मार्गदर्शक है। ये भावी नेता लोगों को मशीन समझते हैं, और जिन चीज़ों से लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं उनमें से एक है मशीन की तरह व्यवहार किया जाना। ठंडे, निष्पक्ष तरीके से महारत हासिल करने का प्रयास करना सही दृष्टिकोण नहीं है। शासक के अधीन काम करने वाली मशीनें अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करतीं। जो लोग सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं वे तीसरी दिशा वाले लोग हैं, यानी मानवतावादी भावना वाले लोग। कई साल पहले मेरे जॉन एस. वह एक बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक के इंजीनियरिंग विभाग में अधिकारी थे। जॉन मानवतावादी मार्ग पर चलने में माहिर हो गए और उन्होंने इसके लाभों का आनंद लिया। छोटे छोटे तरीकों से जॉन ने अपने कार्यों के माध्यम से बताया, आप एक इंसान हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं किसी भी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब दूसरे शहर से कोई व्यक्ति उनके विभाग में शामिल हुआ तो जॉन ने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद उसे उपयुक्त आवास खोजने में बहुत मदद की। वह अपने सचिव और 2 महिला कर्मचारियों की मदद से कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के जन्मदिन पर कार्यालय पार्टियों का आयोजन करते हैं। इस छोटी रात्रिभोज बैठक को आयोजित करने में 30 मिनट का समय बर्बाद नहीं था, बल्कि कर्मचारी निष्ठा और प्रदर्शन को बढ़ाने में एक निवेश था। जब उन्हें पता चला कि उनका एक कर्मचारी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से है,
तो जॉन ने तुरंत उन्हें बुलाया और कहा कि वे प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार के विपरीत अपने धार्मिक त्योहार पर उनके लिए एक अलग छुट्टी की व्यवस्था करें। जॉन कभी नहीं भूलते थे कि उनका कोई कर्मचारी या उनका परिवार बीमार पड़ गया था। जॉन अपने कर्मचारियों को नियमित कार्यालय कार्य के अलावा अन्य उपलब्धियों पर बधाई देना नहीं भूले। जॉन के मानवतावादी जीवन दर्शन का सबसे उल्लेखनीय प्रमाण उनकी एक ही नौकरी से बर्खास्तगी में मिला। जॉन के पिछले कार्यकारी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त किया जिसकी नौकरी के प्रति कोई रुचि या उत्साह नहीं था। जॉन ने समस्या का एक उत्कृष्ट समाधान ढूंढ लिया। जॉन ने कर्मचारी को पहले बुरी खबर देने और फिर 15 या 30 दिनों में कार्यालय खाली करने का आदेश जारी करने का सामान्य रास्ता नहीं अपनाया। उसने 2 अजीब काम किए। सबसे पहले उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और उसे समझाया कि अगर वह अपनी पसंद और इच्छा के मुताबिक नए काम लेगा तो उसे खुद फायदा होगा और वह रोजगार के लायक बन जाएगा। कर्मचारी से चर्चा की और उसे एक जाने माने अकादमिक गाइड और सलाहकार के पास भेजा। दूसरा कार्य उनकी जिम्मेदारी के दायरे से बिल्कुल बाहर था। उन्होंने उन कंपनियों के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था करके पूर्व कर्मचारियों के लिए नई नौकरियों की भी व्यवस्था की जो पूर्व कर्मचारियों के कौशल का उपयोग कर सकते थे। निकाले जाने के 18 दिनों के भीतर कर्मचारी को संभावित पद पर रख दिया गया। इस अजीब बर्खास्तगी पर आश्चर्यचकित होकर मैंने जॉन से पूछा कि क्यों। जॉन ने समझाया, मुझे एक पुरानी कहावत याद है। उन्होंने कहा, किसी की शक्ति के अधीन रहना उसके संरक्षण में रहना है। चूंकि वह आदमी हमारे काम के लिए अयोग्य था, इसलिए हमें उसे काम पर नहीं रखना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने एक बना दिया था गलती, हमने उसे बहाल किया, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जॉन ने कहा, कोई भी किसी को भी काम पर रख सकता है। नेतृत्व का असली सबूत बर्खास्तगी में है। उनके उदाहरण से हमारे विभाग में हर किसी के बीच सुरक्षा की भावना पैदा होती है। समझाया कि जब तक मैं हूं, किसी को रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई गलती मत करना। जॉन की मानवता के परिणाम सराहनीय थे। जॉन की गुप्त रूप से निंदा नहीं की गई। उन्हें पूर्ण निष्ठा और समर्थन प्राप्त हुआ। चूंकि उन्होंने अपने अधीनस्थों के काम को सबसे बड़ी सुरक्षा दी, इसलिए उन्हें अपने काम में भी पूरी सुरक्षा मिली। आज से लगभग 15 वर्ष पहले मैंने अपने एक करीबी परिचित का नाम बॉब डब्ल्यू रखा था। बॉब की उम्र लगभग 50 के आसपास है। बड़ी मुश्किल से बड़ा हुआ। विशेष शिक्षा का अवसर नहीं मिला। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1931 में उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। लेकिन बॉब हमेशा अजेय है। आलसी न होते हुए बॉब ने अपने गैराज में एक फर्नीचर स्टोर खोला और अथक परिश्रम से व्यवसाय 300 से अधिक कर्मचारियों के साथ एक अत्याधुनिक फर्नीचर निर्माण कंपनी बन गया है। बॉब आज करोड़पति हैं। पैसे और भौतिक चीज़ों के बारे में अब कोई चिंता नहीं है। अब बॉब अमीर है, हर तरह से अमीर है। वह मित्रों, शालीनता और संतोष से समृद्ध है। बॉब के कई गुणों में से एक दूसरों की मदद करने की उनकी इच्छा है। बॉब में मानवता की भावना है जो उसे लोगों से अपेक्षा के अनुरूप मानवीय व्यवहार करने में विशेषज्ञ बनाती है। एक दिन बॉब दूसरों की आलोचना करने के बारे में बात कर रहा था। मानवतावादी बॉब का सूत्र नवीन है। उनके शब्दों में, मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जो खुद को कमजोर और अक्षम कहने को तैयार हो। मैं व्यापार करता हूं, अगर मुझे कोई गलती दिखे तो उसे सुधारें। लेकिन ये कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कर्मचारी गलती करते हैं तो मैं सतर्क रहता हूं, उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उन्हें इस तरह समझाना चाहता हूं कि उन्हें हीन और अपमानित महसूस न हो। मैं 4 सरल चरणों का पालन करता हूं। पहला, मैं उनसे अलग से बात करता हूं। दूसरा, अच्छे से किए गए काम की सराहना करें। तीसरा, मैं उस समय जो काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसे समझाता हूं और यह भी पता लगाने में मदद करता हूं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। चौथा, अच्छे कार्यों की पुनः प्रशंसा करें। ये 4 दृष्टिकोण बहुत उपयोगी रहे हैं। अन्य लोग इस तरह से समझे जाने से खुश हैं क्योंकि वे इस तरह से समझा जाना चाहते हैं। जब वे कार्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे न केवल अच्छे हैं बल्कि बेहतर भी हो सकते हैं। बॉब कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ जुआ खेला है। मैंने एक कर्मचारी को नशे में काम पर आते देखा।
कुछ ही समय में संयंत्र में हड़कंप मच गया। ये कर्मचारी 5 गैलन वार्निश का डिब्बा उठाकर हर जगह बिखेर रहा था। बाकी कर्मचारियों द्वारा उससे कैन लेने के बाद अधीक्षक ने उसे बाहर जाने दिया। मैं बाहर गया और देखा कि वह स्तब्ध व्यक्ति की तरह इमारत के सामने झुका हुआ है। मैंने उसे अपनी कार में उठाया और घर ले गया। उसकी पत्नी गुस्से में थी। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। ओह, आप शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, उसकी पत्नी ने कहा। मिस्टर डब्ल्यू, मतलब मैं को काम पर शराबीपन बर्दाश्त नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे समझाया कि जिम की नौकरी चली गई है। उसने पूछा, मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं मिस्टर डब्ल्यू हूँ। वह लगभग बेहोश हो गया था और क्या। मैंने उससे कहा कि मैं जितना हो सके जिम की मदद करूं और उम्मीद करता हूं कि वह घर पर पूरा सहयोग करेगा। सुबह जिम को काम पर जाने के लिए कहा गया था। मैं प्लांट में वापस गया, जिम के विभाग में गया, उसके सहकर्मियों से बात की। मैंने उनसे कहा, आज थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। जिम कल काम पर आ रहा है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, वह एक लंबे समय का कर्मचारी है। मुझे लगता है कि उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। जिम काम पर वापस चला गया और उसे पीने से कभी कोई समस्या नहीं हुई। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन जिम नहीं गया। 2 साल पहले स्थानीय संघ मुख्यालय से कुछ लोगों को भेजा गया था। वे स्थानीय संघ अनुबंध पर बातचीत करने के लिए आए थे। उनकी कुछ मांगें पूरी हो गईं। जिम, हमारा शांत जिम, अचानक नेता बन गया। उसने तुरंत यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि श्रमिकों को श्री डब्ल्यू से वह मिल गया जिसके वे हकदार थे और हमारे व्यवसाय को निर्देशित करने के लिए बाहरी लोगों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस दिन बाहरी लोगों के जिम चले जाने के बाद हम दोस्तों के रूप में एक साथ बैठ सके और एक समझौता कर सके, अपने आप को एक बेहतर मार्गदर्शक बनाने में। मानवता। मैं तुम्हें जागने के 2 तरीके बताता हूँ। जब लोगों की पहली समस्या सामने आती है तो अपने आप से पूछें, इसे हल करने का मानवीय, दयालु तरीका क्या है? उस प्रश्न पर विचार करें जब अधीनस्थों के बीच असहमति उत्पन्न होती है या जब कोई कर्मचारी समस्याएं पैदा करता है। दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए बॉब डल्लू का फॉर्मूला याद रखें। ताना मत मारो, व्यंग्यात्मक या घृणास्पद मत बनो, दूसरों का अपमान न करें, उन्हें किसी भी तरह से नीचा न दिखाएं। पूछें, दूसरों के प्रति दयालु कैसे बनें? आपको सदैव लाभ मिलेगा, कभी जल्दी तो कभी थोड़े देर से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मानवता से लाभ उठाने का दूसरा तरीका यह है कि आप दूसरों को जो महत्व देते हैं उसे अपने कार्यों में व्यक्त करें। अपने से नीचे के लोगों की उनकी नौकरी के कर्तव्यों के अलावा अन्य उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करें। याद रखें कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद लेना है। जीवन एक सामान्य नियम के रूप में, आप दूसरों में जितनी अधिक रुचि लेंगे वे आप में उतनी ही अधिक रुचि लेंगे और सक्रिय होंगे। जब भी मौका मिले अपने अधीनस्थों से लेकर वरिष्ठों की प्रशंसा करें। यह अमेरिका में एक प्रसिद्ध पुरानी परंपरा है। जो छोटा आदमी उसके बगल में खड़ा होता है वह हर किसी की नज़रों में प्रशंसित हो जाता है। आपकी अनुकूल पदोन्नति से अधीनस्थ प्रसन्न होंगे, आपके प्रति उनकी निष्ठा बढ़ेगी। महत्वहीन न बने, बल्कि बड़े, महान और विनम्र व्यक्ति में प्रकट होने वाला आत्म आश्वासन वास्तव में असुरक्षित है, बजाय उस व्यक्ति के जो बार बार अपनी उपलब्धियों का दावा करने की कोशिश करता है। थोड़ी सी विनम्रता बड़ा फल देती है। जब भी संभव हो व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थों की प्रशंसा करें, उनके सहयोग की सराहना करें, हर अतिरिक्त प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा सबसे अच्छा प्रेरक है, लेकिन इसके लिए आपकी जेब है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। इसके अलावा कई महारथी उम्मीदवारों को राइट इन पोल में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। केवल आपके अधीनस्थ ही आपके लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरों की सराहना करने का अभ्यास करें। दूसरों के प्रति दयालु रहें। दयालु हों। नेतृत्व नियम क्रमांक 3, प्रगति के बारे में सोचें, सुधार में विश्वास रखें, विकास में आगे बढ़ें। वास्तव में प्रशंसात्मक टिप्पणी है, वह एक प्रगतिशील, काम करने वाला व्यक्ति है। सभी मामलों में जो लोग प्रगति में विश्वास रखते हैं, जो प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ही बढ़ावा दिया जाता है। सच्चे मार्गदर्शक दुर्लभ हैं।
ऐसे लोग अधिक हैं जो प्रगतिशील आओ प्रयास करें सुधार की अधिक गुंजाइश है की तुलना में यथास्थिति कुछ करने के लिए पर्याप्त है में विश्वास करते हैं एक थोड़ा अधिक व्यक्तित्व। सर्वश्रेष्ठ नेताओं से जुड़ें। सकारात्मक दृष्टिकोण लाओ। प्रगतिशील दृष्टिकोण लाने के दो विशेष तरीके हैं। 1. आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें। 2. आपका प्रत्येक कार्य उच्च गुणवत्ता वाला हो। कई महीने पहले एक मध्यम आकार की कंपनी के अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मेरी मदद मांगी। इन सज्जन ने अपने दम पर कारोबार खड़ा किया और सेल्स मैनेजर की जिम्मेदारियां भी खुद ही संभालीं। अब चूंकि उसके स्टाफ में 7 सेल्समैन थे, उसने उनमें से एक को सेल्स मैनेजर के पद पर नामांकित करने के बारे में सोचा। उन्होंने समान अनुभव और बिक्री विशेषज्ञता वाले 3 कर्मचारियों का चयन किया। मेरा काम उनमें से प्रत्येक के साथ काम पर एक दिन बिताना और नेतृत्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना था। उनमें से प्रत्येक को बताया गया कि संपूर्ण विपणन कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एक सलाहकार उनसे मिलेगा। स्पष्ट कारणों से मेरा वास्तविक इरादा संप्रेषित नहीं किया गया। दोनों की प्रतिक्रियाएं लगभग एक जैसी थीं। मेरी उपस्थिति में दोनों को असहजता महसूस हुई। उन्होंने शायद सोचा कि मैं परिवर्तन के लिए गया हूं। दोनों ही यथास्थिति बनाए रखने में तत्पर थे। जिस तरह से चीजें चल रही थीं उससे दोनों संतुष्ट थे। मैंने विपणन के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रश्न पूछे। क्षेत्रों को कैसे विभाजित किया जाता है, मुआवजा कार्यक्रम, उत्पाद बिक्री वृद्धि कारक। मुझे बस एक ही जवाब मिला, सब कुछ ठीक है। उन दोनों ने विस्तार से बताया कि इसे क्यों नहीं बदला जा सकता या ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सामान्य तौर पर वे दोनों मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम वहां जाकर मिस्टर एमके को क्यों नहीं बताते कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन तीसरा आदमी बिल्कुल अलग था। वह अपनी कंपनी के काम से खुश और गौरवान्वित थे, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वह सुधार करना चाहता था। पूरे दिन इस नए सेल्समैन ने मुझे नए व्यवसाय को आकर्षित करने, अधिक ग्राहक सेवा प्रदान करने, समय की बर्बादी को कम करने, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मुआवजा योजना को संशोधित करने के बारे में विचार दिए ताकि वह और उसकी कंपनी अधिक लाभ कमा सकें। कर सकना उसने एक नए अभियान के बारे में सोचा। मैंने उसकी योजना देखी। उन्होंने प्रस्थान करते हुए कहा, अपने विचारों को साझा करना बहुत अच्छा है, हमारा संगठन अच्छा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। जाहिर तौर पर मैंने इस तीसरे व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया। पता चला कि मेरी राय पूरी तरह से कंपनी के अध्यक्ष की राय से मिलती जुलती थी। विस्तार, दक्षता, नए उत्पाद, नए तरीके, बेहतर सीखने के अवसर, अधिक समृद्धि की अपेक्षा करें। प्रगति पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें, आप स्वयं को अग्रणी पाएंगे। एक बच्चे के रूप में मैंने देखा कि कैसे दो नेताओं की सोच में अंतर अनुयायियों के प्रदर्शन में अंतर ला सकता है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक ग्रामीण स्कूल में की। 8 कक्षाएं, केवल एक शिक्षक और 40 छात्र 4 दीवारों के भीतर ठुसे हुए थे। एक नया शिक्षक ढूंढना बहुत मजेदार है। बड़े छात्रों, 7वीं और 8वीं कक्षा के लड़कों के नेतृत्व में, बाकी छात्र लगातार शरारत करने के नए तरीके खोज रहे थे। एक बार तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। प्रतिदिन करीब 1 दर्जन उत्पात की घटनाएं होती थीं, जैसे चीजें फेंकना, पेपर प्लेन की लड़ाई। फिर बड़ी घटनाएं होंगी जैसे कि दरवाजा बंद होना, शिक्षिका का आधे दिन के लिए स्कूल से बाहर रहना या कभी कभी या इसके विपरीत, यानी उसे घंटों तक स्कूल परिसर में बंद कर दिया जाना। एक दिन एक उच्च वर्ग का लड़का एक कुत्ते के साथ कक्षा में आया। चलो एक बात कहें, लेकिन इन बच्चों में कर्तव्य की भावना नहीं थी। नहीं, उनका इरादा चोरी, शारीरिक शोषण या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ग्रामीण जीवन की कठोर परिस्थितियों में पले बड़े, स्वस्थ युवाओं को अपनी अंतहीन जीवन शक्ति और नवीन कौशल के लिए अभिव्यक्ति के स्रोत की आवश्यकता थी। हालांकि वह शिक्षक किसी तरह हमारे स्कूल में 1 वर्ष तक जीवित रहा। सितंबर में जब एक और नया शिक्षक सामने आया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यह नया शिक्षक छात्रों से विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सफल रहा। वह छोटे छोटे बच्चों के स्वाभिमान और स्वाभिमान को छूने में सक्षम थे। उन्होंने उनमें विचार करने की शक्ति पैदा की। प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया था,
जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करना या इरेजर साफ करना या निचली कक्षा के छात्रों के कागजात पर निशान लगाने का अभ्यास करना। नए शिक्षक बेलगाम उत्साह ऊर्जा का दोहन करने के लिए नए रचनात्मक तरीके लेकर आए जो कुछ महीने पहले तक बर्बाद हो गए थे और गलत तरीके से उपयोग किए गए थे। उनके पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस चरित्र निर्माण था। क्यों छोटे बच्चे एक साल डाकुओं की तरह व्यवहार करते थे लेकिन अगले साल शांत हो जाते थे। मतभेद का कारण था नेतृत्व, शिक्षक का प्रभाव। सच कहूं तो आप छोटे बच्चों को पूरे वर्ष की गई शरारतों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हर साल शिक्षक ने मार्गदर्शन किया। पहले वाले को शायद इस बात की चिंता करने की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी कि ये छोटे बच्चे उसके दिल की गहराई में क्या कर रहे थे। उसके सामने उनके लिए कोई उद्देश्य नहीं था या ध्यान नहीं दिया, उन्हें प्रेरित नहीं किया। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। वह छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने भी नहीं सीखा। दूसरे शिक्षक उन्नत सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण वाले थे। वह वास्तव में छोटे बच्चों से प्यार करते थे। वह उनके साथ कुछ करना चाहता था। उन्होंने सभी के साथ एक अलग व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया। चूंकि वे हर काम में अनुशासन का पालन करते थे, इसलिए उन्हें दूसरों से अनुशासन आसानी से मिल जाता था। प्रत्येक मामले में छात्र गुरु के नक्शे कदम पर चलते थे। ऐसा ही नियंत्रण वयस्कों में प्रतिदिन देखा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य प्रमुखों ने अक्सर देखा कि उन इकाइयों में मनोबल कम था जिनके कमांडर आराम, निश्चिंत और उदास थे। उच्च गुणवत्ता वाले अधिकारियों वाली इकाइयां, जिन्होंने सेना के नियमों को निष्पक्ष और सटीक रूप से लागू किया, सबसे सक्रिय इकाइयां थीं। सेना में निम्न श्रेणी के अधिकारियों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता है। कॉलेज के छात्र अपने प्रोफेसरों से सीखते हैं। एक प्रोफेसर के छात्र कक्षाएं छोड़ सकते हैं, परीक्षाओं में नकल कर सकते हैं और ठीक से अध्ययन किए बिना उत्तीर्ण होने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वही छात्र दूसरे प्रोफेसर के विषय को बड़ी एकाग्रता से पढ़ते हैं। बिजनेस में भी वरिष्ठों को देखकर दूसरों की सोच पर असर पड़ता है। कर्मचारियों के एक समूह को करीब से देखें, उनकी आदतों, व्यवहार, कंपनी के प्रति दृष्टिकोण, नैतिकता की भावना और आत्मनियंत्रण को देखें। अब यदि आप उनके व्यवहार की तुलना उनके वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से करेंगे तो आपको एक अजीब सी समानता मिलेगी। जो संस्थाएं सुस्त हो गई हैं और गिरावट आ रही हैं, उनका हर साल पुनर्गठन किया जाता है। कैसे? इसके लिए कुछ शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया। कंपनियों, कॉलेजों, चर्चों, क्लबों, यूनियनों और अन्य प्रकार के संगठनों को केवल तभी सफलतापूर्वक सुधारा जा सकता है जब उन्हें ऊपर से नीचे की ओर सुधारा जाए, न कि नीचे से ऊपर की ओर। शीर्ष पर बैठे लोगों की सोच में बदलाव से नीचे के लोगों की सोच में भी बदलाव आना तय है। याद रखें, जब किसी समूह का नेतृत्व किया जाता है तो उस समूह में हर कोई तुरंत काम के उस मानक का पालन करता है जो उनके सामने निर्धारित किया जाता है। यह विशेष रूप से पहले कुछ हफ्तों में स्पष्ट होता है। उनकी मुख्य चिंता यह है कि वे आपको जानना चाहते हैं, आपका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। वे आपकी हर हरकत पर नज़र रखते हैं। वे कितना सोचते हैं कि यह आदमी मुझे भोगेगा। आप काम पर कैसे जाना चाहते हैं? तुम्हें किससे खुशी मिलती है? अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये जानने के बाद वे तदनुसार कार्य करते हैं। आप जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उन पर अच्छी तरह नज़र डालें। इस पुरानी लेकिन उपयुक्त कविता को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। अगर यहाँ हर कोई मेरे जैसा होता तो ये दुनिया कैसी होती? इस कविता का अर्थ समझने के लिए दुनिया शब्द के बजाय कंपनी शब्द का उपयोग करके स्वयं को परखें। यदि यहाँ हर कोई मेरे जैसा होता तो ये कंपनी किस प्रकार की होती? इसी तरह सोचिए कि अगर क्लब, सोसाइटी, चर्च में हर कोई आपके जैसा होता तो कैसा होता? आप अपने अधीनस्थों से जैसा सोचने, बोलने, कार्य करने, जीने की अपेक्षा करते हैं वैसे ही बने तो वे वैसे ही बन जाएंगे। कुछ समय बाद अधीनस्थ अपने वरिष्ठों का अनुसरण करने लगते हैं। सर्वोत्तम कार्य पाने का सबसे आसान तरीका एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना है जो वास्तव में अनुकरणीय हो। क्या मैं एक प्रगतिशील विचारक हूँ? जांच सूची 1। क्या मैं अपने काम में प्रगतिशील हूँ? 1।
क्या मेरे पास अपने काम में कैसे सुधार करें रवैया है। 2. क्या मैं हर मौके पर कंपनी, उसके कर्मचारियों और उसके उत्पादों की प्रशंसा करता हूं। 3. क्या 3 से 6 महीने पहले मेरे काम की गुणवत्ता और मात्रा की तुलना में आज मेरी व्यक्तिगत गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 4. क्या मैं अपने अधीनस्थों, साथियों और सहकर्मियों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहा हूं। बी. क्या मेरा अपने परिवार के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण है। 1. क्या मेरा परिवार 3 से 6 महीने पहले की तुलना में आज अधिक खुश है। 2. क्या मैं अपने परिवार की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसी योजना का पालन कर रहा हूं। 3. क्या मेरे परिवार के पास घर की सीमा के बाहर उत्तेजक गतिविधियों के अवसर हैं। 4. मैं अपने बच्चों के लिए प्रगतिशील का उदाहरण हूं। प्रगतिशील क्या है। सी. क्या मेरा अपने प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण है। 1. ईमानदारी से कहूं तो क्या पिछले 3 से 6 महीनों की तुलना में अब मेरी उपयोगिता बढ़ गई है। 2. क्या मैं दूसरों की नज़र में अधिक मूल्यवान बनने के लिए एक संरचित आत्म सुधार कार्यक्रम का पालन करता हूं। क्या आप आत्म सुधार कार्यक्रम का पालन करते हैं। 3. क्या अगले 5 वर्षों में मेरा कोई भविष्य लक्ष्य है। 4. क्या मैं उन संगठनों या समूहों की प्रभावशीलता बढ़ा सकता हूं जिनसे मैं जुड़ा हूं। डी. क्या मैं अपने समाज के प्रति प्रगतिशील हूं। 1. क्या मैंने पिछले 6 महीनों में पड़ोस में, चर्च में, स्कूल आदि में कुछ ऐसा किया है जिससे मैंने वास्तव में अपने समुदाय की भलाई में योगदान दिया हो। 2. क्या मैं आवश्यक सामाजिक परियोजनाओं में दक्षता बढ़ाने का प्रयास करता हूं, या सिर्फ आपत्ति जताना, निंदा करना या शिकायत करना। 3. क्या मैं समुदाय में समय पर सुधार करने में अग्रणी रहा हूं। 4. क्या मैं अपने पड़ोसियों और साथी नागरिकों की सराहना करता हूं। नेतृत्व नियम संख्या 4, अपने आप से बात करने के लिए कुछ समय निकालें, अपनी बेहतर सोच की शक्ति का उपयोग करें। एक नेता का मतलब आमतौर पर बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है, और इसलिए ही यह नेताओं को लड़ाई के बीच में खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक बात जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वह यह है कि ये नेता काफ़ी समय अकेले बिताते हैं, जबकि उनके एकमात्र साथी उनके विचार होते हैं। विभिन्न धर्मों के महापुरुषों की जीवनियाँ देखें, आप देखेंगे कि उनमें से प्रत्येक कुछ समय के लिए अकेले रहते थे। मूसा ने अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताया। यीशु भी ऐसा ही है। बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, गांधी जी, इतिहास के सबसे महान नेता जीवन की हलचल से दूर अकेले रहते थे, साथ में काफ़ी समय बिताया। जिन राजनीतिक नेताओं ने किसी भी कारण से, अच्छे या बुरे, इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है, उन्होंने एकांत में विचार की गहराई पाई है। फ्रैंकलिन डी. इसमें संदेह है कि अगर रूजवेल्ट पोलियो से उबरने के दौरान अकेले नहीं होते तो उनमें उल्लेखनीय नेतृत्व कौशल विकसित होता। हैरी ट्रूमैन ने अपना अधिकांश बचपन और वयस्कता मिसौरी के एक खेत में अकेले बिताया। अगर हिटलर ने जेल में कई महीने अकेले न बिताए होते तो शायद वह इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता। इसी जेल में उन्हें अपनी उत्कृष्ट कृति, कुख्यात मेई कैम्प, लिखने का अवसर मिला, जिसमें विश्व विजय की रणनीति का उल्लेख था और जिसके जर्मन अंध प्रशंसक बन गए थे। साम्यवाद की कूटनीति में कुशल कई नेताओं, लेनिन, स्टालिन, मार्क्स और कई अन्य लोगों ने कुछ समय जेल में बिताया जहां वे बिना किसी बाधा के बैठकर अपने भविष्य की योजना बनाने में सक्षम थे। कुछ सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को सप्ताह में केवल 5 घंटे व्याख्यान देने के लिए कहा जाता है, ताकि उन्हें सोचने का मौका मिले। कई असाधारण व्यावसायिक अधिकारी पूरे दिन सहायकों, सचिवों, फोनों और रिपोर्टों से घिरे रहते हैं। लेकिन यदि आप सप्ताह में 168 घंटे, महीने में 720 घंटे उनका अनुसरण करते हैं, तो आप देखेंगे कि वे काफ़ी समय निर्बाध रूप से सोचने में बिताते हैं। अब यह है, किसी भी क्षेत्र में सफल लोग अपने साथ होते हैं। बात करते समय इसे हाथ में रखें। एकांत में ये नेता पूरी समस्या को समझने, समाधान खोजने, योजनाएं बनाने और संक्षेप में शानदार ढंग से सोचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुतों को अपने नेतृत्व की रचनात्मकता का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वे खुद को जानना नहीं चाहते हैं, केवल दूसरों, किसी भी इंसान की राय में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों को आप अच्छे से जानते होंगे। वे हमेशा भीड़ चाहते हैं। वे अकेले नहीं रह सकते, इसलिए भीड़ की तलाश करें।
वे किसी भी शाम अकेले नहीं होते। जब तक वह जागता रहता है, उसे किसी से बात करने की इच्छा महसूस होती रहती है। ढेर सारी बकवास और गपशप जीवित रहने का साधन है। जब ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के कारण अकेले रहने को मजबूर हो जाता है तो वह अपने मन के अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। ऐसे में वह टेलीविजन, अखबार, रेडियो, फोन, हर उस चीज में व्यस्त रहता है जो उसे सोचने से मुक्त कर दे। नतीजतन वह कहते हैं, यहाँ मिस्टर टीवी, मिस्टर अखबार मेरे दिमाग को नियंत्रित करते हैं। मैं अपने दिमाग को अपने विचारों से घेरने से डरता हूँ। ये श्रीमान, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं स्वतंत्र रूप से सोचना नहीं चाहता। वह अपने दिमाग को ब्लॉक करना चाहता है। मानसिक रूप से वह अपने ही विचारों से डरता है। समय के साथ यह श्री मैं अकेला नहीं रह सकता का व्यक्तित्व उत्तरोत्तर उथला होता जाता है। बुद्धि बिना विचार किए कार्य करती है। उनके जीवन में उद्देश्य की कोई दृढ़ता नहीं है, कोई व्यक्तिगत स्थिरता नहीं है। दुर्भाग्यवश उसे अपनी अंतर्निहित अनंत शक्ति का ज्ञान नहीं है। श्री ऐसा मत बनो कि मैं अकेला नहीं रह सकता। सफल व्यक्तित्व अकेले ही उनकी अपार शक्ति का स्रोत मिल जाता है। यह आपके पास भी हो सकता है। आइए देखें कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। एक पेशेवर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मैंने एक बार 13 प्रशिक्षुओं को 2 सप्ताह तक हर दिन 1 घंटे के लिए अकेले रहने के लिए कहा था। इन प्रशिक्षुओं को सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को भूलने और मन के किसी भी मामले पर रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए कहा जाता है। 2 सप्ताह के बाद एक अपवाद को छोड़कर प्रत्येक छात्र ने बताया कि उन्हें अनुभव से जबरदस्त लाभ हुआ है। उनमें से एक ने बताया कि इस अच्छी तरह से प्रबंधित एकांत का अनुभव करने से पहले उनकी कंपनी का एक अन्य कार्यकारी के साथ गर्मागर्म बहस हुई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सोचने से वह समस्या का मूल कारण ढूंढने और इसे ठीक करने के तरीकों के साथ आने में सक्षम थे। अन्य लोगों ने कहा कि इससे उन्हें नौकरी बदलने, विवाहित जीवन में समस्याएं, घर खरीदने में समस्याएं, अपने किशोर बच्चों के लिए कॉलेज चुनने जैसी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिली। सोत्साह के प्रत्येक छात्र ने बताया कि उसने खुद को बेहतर ढंग से समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना सीख लिया है, कुछ ऐसा जो वह पहले कभी नहीं कर पाया था। इसके अलावा प्रशिक्षुओं ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने पाया कि नियंत्रित एकांत में लिए गए निर्णय और महसूस की गई चीजें 100% सटीक होती हैं। शुरुआती लोगों को पता चला कि सही समाधान तभी स्पष्ट हुआ जब कोहरा छंट गया। भली भांति नियंत्रित एकांतवास लाभदायक होता है। हाल ही में मेरे एक सहकर्मी ने एक जटिल समस्या पर अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया। चूंकि समस्या बुनियादी थी, मैं जानना चाहता था कि उसने अपने आप में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे कुछ स्पष्ट पता नहीं था कि क्या करना है। इसलिए मैं सुबह 3-30 बजे उठ गया और सुबह 7 बजे तक एक कप कॉफी लेकर बैठा रहा और सोचता रहा। अब मामला बिल्कुल साफ हो गया है। अब मुझे बस अपने काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। उनकी नई कार्यशैली पूरी तरह सटीक साबित हुई। अब प्रतिदिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट, सिर्फ अपने साथ बिताने का संकल्प लें। शायद सुबह का समय, जब कोई नहीं जागता हो, इसके लिए सबसे अच्छा समय है। या देर रात को, आपको ऐसा समय चुनना होगा जब आपका दिमाग तरोताजा हो, आप विचलित न हो। इस समय आपकी सोच 2 तरह की हो सकती है, निर्देशित या भोगवादी। निर्देशित, सुनिर्देशित सोच के साथ अपने सामने मौजूद समस्या पर दोबारा गौर करें। एक अकेला दिमाग समस्या को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखेगा, जिससे आपको सही समाधान मिल सकेगा। और मन को खुशी के विचार में किसी भी विचार को चुनने न दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मन आपके मेमोरी बैंक को जागृत करता है और चेतन मन को पोषण देता है। यह अप्रत्यक्ष चिंतन आत्मनिरीक्षण में बहुत उपयोगी है। ये कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देता है। ऐसा कहा जाता है, ये बेहतर कैसे किया जा सकता है? आगे क्या किया जा सकता है? याद रखें, नेता का मुख्य काम सोचना है, तो नेतृत्व के लिए सबसे अच्छी तैयारी भी सोच ही है। हर दिन अच्छी तरह से नियंत्रित एकांत का अभ्यास करें और सफलता के विचारों से खुद को प्रेरित करें। सारांश: अधिक प्रभावी नेतृत्व के लिए नेतृत्व के इन 4 सिद्धांतों को लागू करें। 1. उन लोगों की तरह सोचें जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं।
यदि आप उनके दृष्टिकोण से सोच सकते हैं तो उनसे वह करवाना आसान होगा जो आप चाहते हैं। अभिनय करने से पहले अपने आप से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इस बारे में क्या करता। 2. दूसरों के साथ व्यवहार में मानवता की भावना रखें। पूछें, ऐसा करने का मानवीय दयालु तरीका क्या है। सभी कार्यों में दूसरों को उचित प्राथमिकता दें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं से अपेक्षा रखते हैं। आपको पुण्य मिलेगा। 3. प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति पर विश्वास करें, आगे बढ़ें। सभी चीजों में सुधार करने का प्रयास करें। सभी कार्य सर्वोत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए। कुछ समय बाद अधीनस्थ अपने अधिकारियों के प्रतिरूप बन गए, इसलिए अपने काम को वास्तव में अनुकरणीय बनाएं। एक व्यक्तिगत संकल्प लें, मैं घर पर, काम पर, समाज में सुधार करना चाहता हूँ। 8. अपने आप से बात करना और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना। लेने के लिए समय निर्धारित करें। अच्छी तरह से प्रबंधित एकांत से लाभ मिलता है। अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए इसका उपयोग करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग करें। इसलिए हर दिन अकेले ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालें। अपने आप से चर्चा करें, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों में बड़ी सोच का जादू कैसे लागू करें। बड़े विचारों में चमत्कारी शक्तियां होती हैं, लेकिन हम इसे आसानी से भूल जाते हैं। किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने पर सोच संकुचित होने का खतरा रहता है, और यदि ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। नीचे उन स्थितियों में बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं जिनमें नीची नज़र से देखे जाने का खतरा होता है। इन निर्देशों को छोटे कार्डों पर लिखा जा सकता है और हाथ में रखा जा सकता है। जब नकारने वाले आपको असफल साबित करने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। सच तो यह है कि ऐसे लोग हैं जो आपको खोना चाहते हैं, आपको कष्ट सहते देखना चाहते हैं, आपको डांटना चाहते हैं। यदि आप 3 बातें याद रखें तो वे आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 1. छोटे मोटे लोगों से झगड़ा करने को राजी न हों। उन पर ध्यान न दें और आप जीत जाएंगे। यदि आप तुच्छ लोगों से झगड़ा करेंगे तो आप भी उनके स्तर पर आ जाएंगे। बड़े रहो। 2. अगर कोई पीछे से आपकी आलोचना करता है तो निराश न हो। वह व्यंग्य आपके बड़े आदमी बनने का प्रमाण है। 3. याद रखें, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वे मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। बड़े हो जाओ, उनके प्रति दयालु रहें। इतने बड़े बन जाओ कि छोटे लोगों के हमले तुम्हें छू भी न सकें। बी. जब मेरे द्वारा नहीं की भावना से निराश हो तो बड़ा सोचें। याद रखें, यदि आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप वास्तव में असहाय होंगे। यदि आप स्वयं को एक वंचित द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति के रूप में सोचते हैं तो आप ऐसा ही होंगे। स्वयं को वंचित करने की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए इनका उपयोग करें। 1. अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं। इसमें आप जानेंगे महत्वपूर्ण हस्तियों की राय। आपके बाहरी स्वरूप का आपकी आंतरिक भावनाओं से गहरा संबंध है। 2. अपने गुणों पर ध्यान दें। खुद को बेचना सीखें, इसे काम पर लागू करें। खुद को प्रेरित रखना सीखें। अपने रचनात्मक आशावादी व्यक्तित्व को पहचानना सीखें। 3. दूसरों के निर्णय पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करें। बाकी तो इंसान ही हैं, उनसे क्या डरना। यह महसूस करने के लिए कि आप कितने अच्छे हैं, बड़ा सोचें। सी. यदि विवाद या कलह अपरिहार्य लगे तो इसके बारे में सोचें। बहस या झगड़ों से बचने के उपाय। 1. अपने आप से पूछें, ईमानदारी से, क्या इस पर बहस करना महत्वपूर्ण है। 2. खुद को याद दिलाएं कि बहस करने से सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं। बड़ा सोचो। झगड़े और परेशानियां। डी. जब आप अभिभूत महसूस करें तो बड़ा सोचें। बड़ी सफलता कष्ट और अस्थायी असफलता के बिना प्राप्त नहीं होती, लेकिन आप अपना शेष जीवन बिना खोए जी सकते हैं। छोटी मोटी असफलताओं में भी चिंतनशील व्यक्तित्व। 1. उन्हें सबक के रूप में लें और उनसे सीखें। अध्ययन उसकी मदद से आगे बढ़ें। हर अस्थायी बाधा से कुछ सबक लीजिए। 2. दृढ़ता आवश्यक है, लेकिन निरंतर प्रयोग भी आवश्यक है। एक कदम पीछे हटें और कुछ नया आजमाएं। 5. जब प्यार खत्म होने वाला हो तब भी आशावादी सोचें।
निराशाजनक रूप से क्षुद्र, वह मेरे साथ गलत कर रहा है, अब मेरी बारी। रवैया प्यार को मार देता है। प्रेम पाठ में उलझ जाएं तो करें ये काम। 1. जिस व्यक्ति से आप प्रेम करना चाहते हैं उसके सर्वोत्तम गुणों को देखें। छोटी छोटी बातों को प्राथमिकता न दें। 2. अपने साथी के लिए कुछ विशेष करें, ऐसा अक्सर करें। आशावादी सोचें, वैवाहिक जीवन का आनंद उठाएं। F. जब आपको लगे कि आप काम में धीमे हो रहे हैं के बारे में सोचो। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, प्रमोशन ही वेतन बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। अपने काम की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाएं। सोचें, और अधिक किया जा सकता है। पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका संपर्क से बाहर नहीं रहना है। कार्यस्थल पर और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। जब आप बेहतर कर सकते हैं में विश्वास करते हैं तो बेहतर करने के तरीके खोजें। बेहतर कर सकते हैं आपकी रचनात्मकता को जगाता है। इतना सोचो कि काम पहले हो, यानी तुम पीछे चलोगे। पब्लियस साइरस के शब्दों में, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का स्वामी होता है और मूर्ख अपने मन का दास होता है।